कि 70 से 80% जो लोग हैं वो लीवर की बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित या रक्त दुष्टि होने की वजह से। अगर आपका लीवर फैटी लीवर हो गया है या सिरोसिस हो गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे चेहरे पे कालापन आ जाता है। आपने अभी खाना खाया है और आपका खाना पचा नहीं है, आपके सामने आ गए समोसे, पूरी, भटूरे ऐसे कहीं से आ गए, आपका मन ललचाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, वो मेरे मन में एकदम जिज्ञासा आ गई। आपने दही का जिक्र किया है। लोगों को लगता है कि दही ठंडी होती है। फर्स्ट प्राइमा फेस क्या फैटी लीवर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि जैसे हम अल्कोहल की शरीर में होनी चाहिए, या मतलब कितनी मात्रा में अल्कोहल ले सकते हैं? मद्य के जो गुण हैं वो ऐसे गुण होते हैं जैसे विष के, यानी के पॉइजन के। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल को नहीं छोड़ पाते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्कोहल को छोड़ दें। खरजूर दाडिम द्राक्षा तिनतिड़िका अम्लिका अम्ले सपरुषो क्रतो मंथ सर्व मध्य विकारणुत। बहुत सारे लोग जो है वो अल्कलाइन जो वाटर है उसकी वकालत करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो हमारे शरीर से कैल्शियम को चूस लेते हैं। अब ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि अखरोट खाओगे तो वो बीमारी की वजह बन जाएगा। या किस फल का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए? जो लोग क्या करते हैं कि आंवला के शॉट्स लेते हैं, सुबह सुबह आंवला ले लिया। दूध का इस्तेमाल रात के वक्त ज्यादा करते हैं कि भैया दूध पी के सो जाते हैं। असल में क्या है, वो रात को दूध का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भारतवर्ष ऐसा है, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें घर घर में आयुर्वेद पहले से ही अपनाया जाता है। मतलब खाने के साथ अगर आप छाछ पिएंगे तो वो आपका पेट फुलाएगा। कि रात में दूध पीने से जो है वो हार्ट पे असर होता है। अपने हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं। एप्पल का जूस आप पी सकते हैं लेकिन वो सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। तो वैद्य जी, आज के इस दौर में हर कोई युवा दिखना चाहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देर रात से सोएंगे तो उसकी वजह से उनके शरीर में वायु और पित्त बढ़ते हैं जो बुढ़ापा लाते हैं शरीर में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीडिंग भारत टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान, लेकर पॉडकास्ट मंच पर बात मोहसिन के साथ। साहित्य से लेकर सियासत तक और सियासत से लेकर सेहत तक तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन आज के बदलते दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सेहत। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और सेहत का ख़ास ख्याल रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, शरीर का वो कौन सा मुख्य अंग है जो सबसे ज़्यादा आपके शरीर में काम करता है, और अगर वो प्रभावित होने लगे तो किस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। पॉडकास्ट मंच पर बात मोहसिन के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए तमाम पहलुओं पर आयुर्वेदाचार्य वैद्य राहुल त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं चर्चा की। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो लीवर को कहा जाता है। और आज तकरीबन ये देखा जाता है कि 70 से 80% जो लोग हैं वो लीवर की बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके मुख्य कारण क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि लीवर जो है वो हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर देखा जाए हम हार्ट, किडनी या बाकी के सभी ऑर्गन्स के साथ कंपेयर करें तो लीवर हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लीवर एक्चुअली केवल डाइजेशन का काम नहीं करता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, जैसे हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी लीवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो भी लीवर से ही होता है। उसके अलावा जो बाइल का सिक्रीशन है हमारे शरीर में वो भी लीवर से ही होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज है उसके लिए पेनक्रियाज हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि पेनक्रियाज के साथ साथ हमारा जो लीवर है वो भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमारा जो लीवर है यानी कि यकृत है उसमें शोणित यानी कि रक्त का स्थान है और उसके साथ साथ रंजक पित्त का स्थान है। तो ये एक्चुअली जो स्किन की प्रॉब्लम होती हैं हमारे शरीर में ब्लड इम्प्योरीफाई होने की वजह से या रक्त दुष्टि होने की वजह से, अगर आपका लीवर फैटी लीवर हो गया है या सिरोसिस हो गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे चेहरे पे कालापन आ जाता है। अच्छा। शरीर में जो रंग है वो काला होने लगता है। हम सोचते हैं ये कोई स्किन की बीमारी है ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो ये होता है लीवर की वजह से। अब बात करें कि इसके कारण क्या हैं, तो मुख्यतः अगर कारणों की बात करी जाए तो कई कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कुछ लोग होते हैं कि खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए, लेट गए, कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसके साथ उनको द्रव, स्निग्ध, गुरु, गरिष्ठ ज्यादा सेवन करते हैं,
इसका मतलब है जैसे जिनको लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा लेते थोड़ा हैं। आसान शब्दों में समझाइए डॉक्टर साहब, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ताकि दर्शकों को आसान शब्दों में समझ में आए कि क्या चीज़ें, क्या मुख्य कारण हो जाता है, जैसे आप लिक्विड का जिक्र कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए जैसे गुरु का मतलब होता है जो हैवी है डाइजेशन के लिए, गरिष्ठ भोजन, शादियों का खाना है। अच्छा। हम नॉन वेजिटेरियन फूड लगातार खाते हैं। अच्छा। पिज्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज है, चाइनीज फूड आइटम्स है, ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं। लोग मद्यपान करते हैं, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो पचने के लिए बहुत हैवी हैं शरीर के लिए, उनका सेवन करते हैं। उसके साथ साथ आयुर्वेद में एक कहा जाता है अध्यशन। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जैसे आपने अभी खाना खाया है और आपका खाना पचा नहीं है, आपके सामने आ गए समोसे, पूरी, भटूरे ऐसे कहीं से आ गए, आपका मन ललचाया, उस चीज को आपने फिर से खा लिया। रात का खाना सही से पचा नहीं है, सुबह उठ के फिर से पराठे खा रहे हैं हम। तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं, हैवी डाइट, हाँ हैवी डाइट होती है, और हम फिजिकल वर्क कुछ नहीं करते हैं। तो और जो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे कि मिर्च मसाले ज्यादा हैं, उसके अलावा जो दही का भी अत्यधिक सेवन करते हैं वो लोग। अगर दालों की बात करें तो जैसे कुलथ की दाल होती है, अगर उसका अत्यधिक सेवन करते हैं लोग। कुलथ यानी उड़द की दाल जो होती है? नहीं, कुल्थी की दाल एक अलग होती है, उड़द दाल अलग होती है। कुल्थी दाल मतलब? जी, वो कुलथ एक आयुर्वेदिक नाम है। अच्छा। आपको खेसरी दाल बोलते हैं सामान्य भाषा में अच्छा, उसको। अच्छा। तो उड़द दाल भी हैवी है पचने के लिए, लेकिन कुलथ दाल स्पेशली लीवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, वो मेरे मन में एकदम जिज्ञासा आ गई। आपने दही का जिक्र किया है, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां आपने, चूंकि ये सवाल तो भी आता, लेकिन आपने बीच में जिक्र किया कि कुछ लोग दही का बहुत सेवन करते हैं। कई जगह हमने देखा है कि जो एलोपैथी में डॉक्टर्स हैं या दूसरे होम्योपैथी में डॉक्टर्स हैं, वो दही का सेवन करने की सलाह देते हैं कि भाई आपको दही खानी चाहिए। असल में होता क्या है, अब ये मिसकंसेप्शन है लोगों में। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि दही जो है एक बेस्ट प्रोबायोटिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बेस्ट प्रोबायोटिक होता है दही। लेकिन दही के बारे में बहुत सारे नियम हैं जो बताए गए हैं। जैसे एक नियम होता है कि दही को ग्रीष्म ऋतु में, शरद में और बसंत में, ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से ये 3 ऋतु हैं जिनमें बिल्कुल खाने के लिए मना कर दिया गया है कि आपको खाना ही नहीं चाहिए। जैसे शरद ऋतु कौन सी है, जो पित्त का प्रकोप होता है। अच्छा। वो, हाँ। और ग्रीष्म ऋतु होती है जो अभी, अब गर्मियों का सीजन है, वो है। और उसके अलावा है बसंत ऋतु, जो अभी सीजन गया है, जिसमें कफ का प्रकोप होता है, तो उनमें हमें खाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऋतुओं में भी अलग अलग प्रकोप होते हैं? जी, अलग अलग। और दूसरी चीजें दही के बारे में बताया है, अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधिवात जित। मतलब ये गुरु होती है, पचने के लिए हैवी होती है, उष्ण होती है। लोगों को लगता है कि दही ठंडी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। परसेप्शन है कि दही ठंडी होती है तो उसका इस्तेमाल करें। दही बहुत गर्म होती है, ये वायु को तो कम करती है शरीर में, लेकिन पित्त और कफ दोनों को बढ़ाती है। अच्छा। अब दही के बारे में ये भी बोला गया है कि दही को खाते समय हमें किन किन चीजों के साथ खाना चाहिए। सामान्यतः हम क्या करते हैं, दही में नमक डाल के खा लेते हैं, बिल्कुल चीनी डाल के खा लेते हैं। ये जो है बिल्कुल विरुद्ध आहार है अगर आप नमक डाल के खाते हैं। तो दही को अगर आपको खाना है तो आंवले के साथ आप दही का सेवन कर सकते हैं। कच्चा आंवला? जी, कच्चा आंवला है या आंवले का पाउडर उसमें डाल के आप सेवन कर सकते हैं। घी के साथ कर सकते हैं, मूंग की दाल के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं, शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। तो ये नियम है, कभी भी रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी सीजन में। और नित्य, यानी कि आपको हर रोज, बहुत लोगों को आदत होती है कि हर रोज दही खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे नियम है दही के बारे में। इसमें भी डॉक्टर साहब आगे आएंगे। इस बीच ये सवाल ये है कि जैसे फैटी लीवर है जी, सिरोसिस है, जॉन्डिस है, ये अलग अलग चीजें होती हैं, ऑर्गन जो हमारे शरीर में होता है, या फिर ये सामान्यतः एक ही तरह से रहते हैं? असल में होता क्या है, ये सारी जो है ना, सारी समस्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा। फैटी लीवर अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% लोग फैटी लीवर से ग्रसित हैं। उनमें से 50-60% तो ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं चलता है फैटी लीवर के बारे में। उनको क्या है, जब हम किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड निकालने गए हैं तब हमें पता चलेगा कि हमें ग्रेड 1 फैटी लीवर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो जो ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है, अगर हम उसको अभी उसके लिए कोई प्रयत्न
नहीं करेंगे तो बाद में जाके उसका ग्रेड बढ़ जाएगा, और वही फैटी लीवर है आपको जाके, जैसे फैटी लीवर है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके लीवर के जो टिश्यूज हैं उनमें फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। ठीक है। अब फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा, उसके बाद लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आनी शुरू होती है। अब लीवर में सूजन आती जाएगी, उसके बाद लीवर का साइज बढ़ना शुरू होगा, जिसको हम हिपेटोमीगैली कहते हैं। अगर फिर भी आदमी नहीं मानता है, और जो कारण बताए हैं लीवर डिजीज के लिए, चाहे वो अल्कोहल हो, जहाँ आजकल देखा जाता है कि 70% लोग तो ऐसे हैं जो अल्कोहल लेते भी नहीं है, उनमें भी फैटी लीवर डिजीज हो रही है। बिल्कुल। तो अगर वो भी जो हमने कारण बताए हैं उनका सेवन करते हैं तो उनको वो फैटी लीवर है वो कन्वर्ट होता है अगली स्टेज में, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें आपका लीवर फिर श्रिंक होना शुरू होता है। अच्छा। और अगर फिर भी हम नहीं रुकते हैं, नहीं उसके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या उसके लिए जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट बताया है उसका नहीं करते हैं, तो वो बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक के बाद एक स्टेज है। हाँ, बात की जाए जॉन्डिस की तो आपने सुना होगा, हम पीलिया कहते हैं जिसे। हाँ। तो आचार्य चरक कहते हैं पीलिया के बारे में कि पीलिया मतलब ऐसे ही नहीं है, पीलिया के लक्षण बताए गए हैं उसमें। तो वो बताते हैं कि उसमें है कि आपका जो रंग है वो आपका वर्ण हो जाता है भेक वर्ण। भेक वर्ण मतलब बरसाती मेंढक जो होता है पीले रंग का, पीला पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। आपका जो मूत्र है यानी कि यूरिन है और स्टूल है, उसका कलर हो जाता है रक्त पीत वर्ण, यानी कि या तो लाल पीला वर्ण हो जाएगा, नहीं तो उसका पीला वर्ण हो जाएगा। और उन्होंने बताया है उसके साथ कुछ लक्षण होते हैं, दाहा अविपाक दौर्बल्य सदनम अरुचि कर्षित, मतलब शरीर में दाहा होगी, जो खाना खाया है वो पचेगा नहीं, शरीर में हमेशा टायर्डनेस फीलिंग होगी। अरुचि मतलब जो है ना एनोरेक्सिया होते हैं, किसी भी जो चीजें हमें पसंद है उनको भी हमारा खाने का मन नहीं करता, पेट साफ नहीं होता है, शरीर में डिफरेंट हिस्सों में सूजन आ जाती है। जैसे अगर हम देखें तो किसी को पैरों में सूजन आ जाएगी, किसी को पूरे शरीर पे सूजन आ जाएगी, वो वाटर रिटेंशन होता है शरीर में। तो ये कुछ लक्षण हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल लक्षण हैं। फर्स्ट प्राइमा फेस क्या फैटी लीवर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि जैसे हम किसी बीमारी का अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब पता लगता है कि फैटी लीवर हो गया? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके लक्षण देखने को मिलते हैं तो वो ये होता है कि हमें भूख लगनी कम हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि हमने हल्का सा कुछ खाया और हमारा पेट ऐसे फूल जाएगा जैसे हमने पता नहीं कितना खाना खा लिया है, ये इसके लक्षण होते हैं। एक हरुल्लास बताए यानी कि नोजिया, मतलब हमें हमेशा ना ऐसे लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। ये लक्षण हमारा जो फेस है उस पे कभी जैसे हम सो के उठे हैं तो उस पे हमें थोड़ी स्वेलिंग दिखाई देगी, खासतौर से आइज के नीचे जो हो हाँ, जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये लक्षण है कि हमें कहीं ना कहीं फैटी लीवर की शुरुआत हो चुकी है, और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ अब अपने पहले टेस्ट करा लेने चाहिए, या किसी वैद्य से हमें अपना नाड़ी परीक्षण करा लेना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी रोग को निदान करने के लिए 8 कारण बताए हैं, 8 निदान के जो तरीके बताए हैं उनमें बताया गया है कि रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानान यष्टो निरीक्षयेत नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति, मतलब नाड़ी के द्वारा, मूत्र के परीक्षा के द्वारा, मल की परीक्षा के द्वारा, जीभ की परीक्षा के द्वारा आदि से स्किन की परीक्षा, हमारे आंखों की परीक्षा करके हम रोग का निदान कर सकते हैं। रोग का निदान हो सकता है। यानी कि हमारे साथ जो चर्चा में बने हुए हैं इस वक्त आयुर्वेदाचार्य वैद्य राहुल त्यागी जी, उन्होंने बहुत आसान शब्दों में बताया कि अगर आपको कहीं ये लगता है कि आपको भूख कम लग रही है, हल्का सा खाना खाया, आपका पेट फूलना शुरू हो गया, तो ये फैटी लीवर की निशानियां हैं। आप अच्छा सा उसका परीक्षण कराएं, उसका ख्याल रखें, और अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बीमारी है वो बढ़ने से आगे रुक सकती है। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात आती है फैटी लीवर के, आपने लक्षण बताए, अलग अलग लक्षण हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया अल्कोहल का। जी, तो चूंकि फैटी लीवर में अल्कोहल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी मात्रा अल्कोहल की शरीर में होनी चाहिए, या मतलब कितनी मात्रा में अल्कोहल ले सकते हैं? देखिए वैसे तो अगर बात की जाए और नुकसानदायक कितनी है इसकी मात्रा, कितनी जाके होती है? अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में मद्यपान के कुछ नियम बताए गए हैं। अच्छा।
तो उसमें क्या बताया गया है कि देखिए पहले जमाने में जो जो हम बात करते हैं सूरा पान की, तो वो सूरा और आजकल का जो मद्य अल्कोहल है वो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बताया है कि किंतु मद्य स्वभावेन यथेवा अन्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथामृतम। मतलब अगर आप मद्यपान जो अच्छी क्वालिटी का मद्यपान है उसे प्रॉपर नियमों के तहत आप उसका सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए आहार के जैसे ही हितकारी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका नियम पूर्वक सेवन नहीं करते हैं तो वो आपके शरीर का नाश कर देता है। अगर बात की जाए मद्य की तो मद्य के कुछ क्वालिटी भी हैं, जैसे मद्य शोक का और भय का नाश करता है। अच्छा। अगर किसी आदमी को किसी चीज से डर लगता है और किसी चीज का उसे दुख हुआ है तो उसका नाश करता है। निद्रा, जिनको नींद नहीं आती उनको निद्रा लाने का काम करता है। भोजन के प्रति अरुचि नहीं है, अग्नि नहीं बढ़ी हुई है उनकी, और वो नियम से मद्यपान करते हैं तो वो उसको भी बढ़ाने का काम करता आयुर्वेदाचार्य है। में क्या नियम आते हैं? आयुर्वेदा में इसके नियम हैं, जैसे कि इसके साथ हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे कुछ अवदंश बताए गए हैं। अवदंश आप आज की भाषा में कहें तो कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे चखना का सेवन करते हैं, तो वो आयुर्वेद में पहले से बताए गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कभी भी आपको मद्यपान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। जो लोग क्रोधी होते हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, बहुत गुस्सा आता है जिन्हें, जो मूर्छा की स्थिति में है, ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को मद्यपान नहीं करना चाहिए। मद्यपान के साथ साथ आपको जैसे चने हैं, भुने हुए चने हैं, उसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं तो भुना हुआ मांस, झींगा मछली वगैरह है, उनके साथ इसका सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं हम, असल में होता क्या है, अगर आप अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं तो मद्य के जो गुण हैं वो ऐसे गुण होते हैं जैसे विष के, यानी कि पॉइजन के। और ये गुण हमारे शरीर का जो ओज होता है, ओजस होता है, हमारी धातुओं का जो सार होता है, उसके 10 गुण बताए गए हैं हमारे शरीर में। उन्होंने बताया गुरु शीत मृदु सलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ये 10 गुण बताए हैं। अब इसके उल्टे 10 गुण हैं वो विष के, यानी कि पॉइजन के या मद्य के हैं। तो उसमें बताया है रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम लघु विश्रम शरम द्रवम। तो ये जो गुण हैं, ये गुण हो गए हैं किसके, आपके मद्य के या पॉइजन के। तो ये पॉइजन के गुण जस्ट अपोजिट हैं ओज के। अच्छा। तो ये क्या है, उसके गुणों का नाश करते हैं शरीर में, और जब ओज का नाश होता है तो हम बीमारियों का कारण बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल को नहीं छोड़ पाते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्कोहल को छोड़ दें लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लीवर डैमेज ना हो वो क्या करें? क्या उसके लिए आयुर्वेद में कुछ इस तरह का कोई दिया गया है इलाज कि भाई नहीं छोड़ पा रहे हैं तो किस तरह से लीवर को डैमेज होने से रोकें? बिल्कुल दिया गया है। देखिए पहले वैसे तो अगर मॉडर्न साइंस की बात करें उसमें उन्होंने बताया है कि एक मेल के लिए अगर अच्छी क्वालिटी की वाइन है तो आप 120 ml तक वाइन का सेवन पर डे कर सकते हैं। ठीक है। फीमेल्स के लिए 60 ml से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है आप रोज लेंगे ही तो ये लंबे टाइम में अगर ऐसे भी करेंगे तो ये भी नुकसान करेगी। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जहाँ पे हर चीज के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम बताए गए हैं। तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, अब उन्हें सबको पता है कि लंबे टाइम में जाके उनको फैटी लीवर, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर या सिरोसिस ऑफ लीवर आगे जाके होने ही वाला है। ठीक है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, अगर कुछ कल्पना ऐसी बताई गई हैं, अगर वो उनका सेवन करते हैं तो वो इससे बच सकते हैं। अच्छा। या हम कहें कि अगर कुछ लोगों को ये फाइब्रोसिस, सिरोसिस या फैटी लीवर अभी अल्कोहल की वजह से हो चुके हैं तो भी वो रिवर्स हो सकते हैं अगर वो इसका सेवन करें। तो एक कल्पना है जिसको हम खरजूरादि मंत्र कहते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में बताया है खरजूर दाडिम द्राक्षा तिंतिडिका अम्लिका अम्ले सपरुषो क्रतो मंथ सर्व मध्य विकारनुत। लास्ट लाइन पे आप ध्यान दीजिए, सर्व मध्य विकारनुत। मध्य की वजह से होने वाला ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका ये नाश नहीं कर सकता है। होता क्या है इसमें खजूर है, मतलब खजूर है, लगभग 10 ग्राम आप खजूर ले लीजिए, अनार के दाने 10 ग्राम ले लीजिए, द्राक्षा यानी कि काले अंगूर या मुनक्का जो होते हैं वो 10 ग्राम ले लीजिए, तिनतिड़क यानी कि इमली आप 3 से 4 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद आंवला और एक फालसा फल होता है, फालसा नहीं मिलता है तो आप आंवला ही 10 ग्राम ले लीजिए। फालसा वो छोटे छोटे होते हैं, बेर की तरह जो होते हैं। जी वही फालसा है वो। तो आप इनको ले लीजिए और इनका पेस्ट बना लीजिए आप।
पेस्ट बना के इसे आधा लीटर पानी में आप भिगो के रख दीजिए और इसको हाथ से या किसी चीज की सहायता से अच्छे से मसल लीजिए या आप इसे मैश कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप इसे फिल्टर कर लीजिए। ये आपके पास आधा लीटर खरजूरादी मंथ बन गया है। इसको आप 40 से 50 ml की क्वांटिटी में दिन में 4 से 5 बार पिएं, तो ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। ओके। एक्चुअली होता क्या है, जो अल्कोहल है, जब हम अल्कोहल शरीर में कोई लेता है तो उसका मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होता है, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। वो बाई प्रोडक्ट होता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हमारे जो लीवर है उसकी सेल्स को डैमेज करने का काम करता है और जो ये हमारा खरजूरादी मंथ हमने कल्पना बताई है, ये उस एसिटाल्डिहाइड को डिस्ट्रक्ट करने का, उसका नाश करने का काम करता है। तो इसलिए ये हमारे लीवर को उसके सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। तो यही जो है डाइट, इसी तरह की डाइट लीवर पेशेंट के लिए होती है या उसकी डाइट अलग है? ये जो हमने बात की ये तो एक मेडिसिन या हम एक कल्पना थी। अब अगर बात करें डाइट की, तो डाइट के बारे में ये एक चीज कही गई है लोलिम्ब राज ने कि पथ्ये सतीर गदार तस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असती गदार तस्य किम औषध निषेवणे। मतलब अगर कोई आदमी या कोई रोगी अगर वो डाइट का सेवन करता है, पथ्य का सेवन करता है, प्रॉपर डॉक्टर वैद्य द्वारा बताई गई डाइट लेता है, तो उसको औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा। और अगर कोई डाइट ही फॉलो नहीं करेगा तो उसमें औषधि कुछ काम नहीं करेंगी। लीवर की बात करी जाए तो जैसे अगर हम अनाज की बात करें लीवर में, तो अनाज जो सबसे अच्छा है लीवर के लिए वो है जौ, बार्ले जो होता है। इसके अलावा आप जो चावल होते हैं उनको भी आप मांड उतार के वो ले सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो जैसे लौकी है, तोरी है, टिंडा, परमल, मूंग की दाल है, आप करेला है, कद्दू है, आप उसके अलावा जैसे तिक्त रस की कड़वी सब्जियां होती है, जैसे पुनर्नवा का साग होता है, मकोए का साग होता है, पालक का साग होता है, ये चीजें। अगर बात करें हम इसमें पानी की, मतलब कैसा पानी हमें पीना चाहिए, तो अल्कलाइन वाटर जो होता है, हमें अल्कलाइन वाटर का इसमें बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है। अल्कलाइन का आपने जिक्र कर दिया है, ये सवाल मेरी इसमें फहरिस्त में भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अल्कलाइन जो वाटर है उसकी वकालत करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अल्कलाइन वाटर है ये बीमारियों से बचाता है, रोगों से रोकता है। बिल्कुल बिल्कुल बचाता है। एक्चुअली होता क्या है, अल्कलाइन मतलब ये जनरली हमारा जो पीएच होता है इस पानी का वो 8 से 9 के बीच में पीएच होता है। ठीक है। और ये अल्कलाइन वाटर है, इसका ओआरपी यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जनरली जो हम पानी पीते हैं वो 7 पीएच होता है या कभी कभी वो एसिडिक हुआ रहता है। तो अल्कलाइन वाटर है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके लीवर, किडनी और हार्ट का डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में सेल्स को डैमेज करते हैं, उनका नाश करने का, उनको खत्म करने का काम करता है। क्या योग में भी है लीवर का इलाज? बिल्कुल है, योग में भी है। जैसे कि लीवर के लिए कुछ स्पेशली योगासन बताए गए हैं। तो वो योगासन कौन से होते हैं? जैसे पहला होता है पश्चिमोत्तानासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम होता है पश्चिमोत्तानासन का कि हमारा जो बेली फैट है, पेट, आपने देखा होगा जो फैटी लीवर के लोग हैं उनका जो फैट है वो सबसे ज्यादा पेट पे दिखाई देता है। उसको हम विसरल फैट भी कहते हैं, जो ऑर्गन्स के ऊपर होता है, तो उसको कम करने का काम करता है। अर्धमत्स्येंद्रासन होता है। अर्धमत्स्येंद्रासन हमारा जो लीवर है वहां पे जो सर्कुलेशन है, हिपैटिक सर्कुलेशन है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मंडूकासन होता है एक, वो भी सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। उसके बाद एक आता है पश्चिमोत्तानासन हो गया हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो है कि हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो बॉडी है, माइंड है, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो अगर हम ये आसन, योगासन, प्राणायाम वगैरह भी करते हैं तो हमारे लीवर की हेल्थ सुधारने में ये बहुत हेल्प करते हैं। वैद्य जी, ये तो बात हो गई लीवर की, जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अब कुछ जनरल सवालों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जिज्ञासाएं रहती हैं। उसी में सिलसिले में आता है कि जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं या महिलाएं हैं, युवतियां हैं, एक बहुत शिकायत है और ये देखने में आता है कि हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। तो क्या इनके लक्षण हैं और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए,
अगर हम बात करें हड्डियों की, तो आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं, तो उनमें से एक धातु अस्थि धातु होती है। ठीक। अब अस्थि धातु के मल बताए गए हैं, वो हमारे दांत हैं, नख हैं और केश हैं, यानी कि बाल हैं, हमारे टीथ हैं और हमारे नाखून हैं। तो अगर आपके शरीर में ये जो तीनों हैं, बाल, नख और केश, ये आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं उनका आपके शरीर में क्या स्टेटस है, उनकी हेल्थ कैसी है, ये उसको आपको दर्शाते हैं। तो आजकल देखा जाता है कि जब कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी आजकल लगभग सभी में है, हाँ। जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें कमज़ोर होती हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो हमारे शरीर से कैल्शियम को चूस लेते हैं। अच्छा। हमारे हड्डियों से कैल्शियम को चूस लेती हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है सॉफ्ट ड्रिंक, या जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, या सोडा जो होता है। अच्छा। असल में होता क्या है, इस कोल्ड ड्रिंक या सोडा में फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो बहुत हाई रहता है। तो इससे हम कुछ भी खाएं, कैल्शियम रिच कोई भी डाइट लें, पनीर खाएं, दूध पिएं, तो वो शरीर में हमारे एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। दूसरी चीज होती है ड्यू टू कोल्ड ड्रिंक। यस, ड्यू टू कोल्ड ड्रिंक। दूसरी चीज है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको लगता है कि हम बहुत हेल्दी डाइट खा रहे हैं। हाँ। तो स्पेशली जो रेड मीट खाते हैं, हाँ। या प्रोसेस्ड मीट जो होता है, हाँ। उसमें प्रोटीन रिच तो वो होता है, लेकिन आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत बढ़ाता है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड की वजह से पेन शुरू होते हैं जॉइंट्स में, और आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। ओके। तीसरी चीज होती है कैफीन, यानी कि कॉफ़ी और टी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कॉफ़ी और टी दिन में 4-4, 5-5, 10-10 पी जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये कैफीन इनमें रिच क्वांटिटी में होता है, और ये कैफीन का काम होता है कि ये हमारी हड्डियों से कैल्शियम चूस लेता है। चल उस जी जी जी, बात पूरी कीजिए अपनी। उसके बाद एक है, जैसे कैंडी है, कुकीज़ हैं, हाँ। और केक हैं। ये जो होते हैं, इनमें आपको क्या मिलेगा, एक तो इनमें शुगर बहुत हाई लेवल पे रहता है, बिल्कुल। इनमें रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है, तो ये भी आपके कैल्शियम की जो कमी, बोन्स में कमी कर देते हैं। और दूसरा, ये शरीर में सूजन लाते हैं। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फ्राइड फूड होता है, या अल्कोहल है। जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल भी लीवर में तो दिक्कत करता ही हड्डियों में है, भी लेकिन करता उसके साथ साथ आपकी जो हड्डियां हैं उनसे कैल्शियम चूस लेता है। और इसी से जो है पूरी चेन बन जाती है, हड्डियों में दर्द हुआ, फिर आपके बाल झड़ने शुरू हुए, बिल्कुल। नाखून टूटने शुरू हो गए। तो मतलब ये जो आपने चीज़ें गिनाई हैं, इन चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो ये इनके लक्षण नज़र आते हैं। तो इसमें तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये हो गई कि फिर तो इंसान इसी पे आके अटक जाएगा कि क्या खाए क्या ना खाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे कॉफ़ी है, चाय है, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, ये तो रोज़मर्रा में लोग करते ही हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से वैद जी की हर चीज़ को लेकर अब ये आ गया है कि भाई ये मत खाओ, ये खाओगे ये हो जाएगा, ये पियोगे तो ये हो जाएगा। तो फिर क्या करे इंसान? देखिए, आयुर्वेद हमेशा कुछ चीजें ऐसी कहता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत। हाँ। मतलब अति आपको किसी की नहीं करनी है। हाँ। बात करें हम, ये कार्बोनेटेड वाटर हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं, ये तो शरीर के लिए हार्मफुल हैं ही। ठीक है। अगर आप अपनी जो बोन्स हैं, आपके हेयर्स हैं, आपके नाखून हैं, दांत हैं, उन्हें मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाएं और कैल्शियम रिच डाइट लें। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। जैसे अगर हम बात करें, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध है, दही का सेवन है, पनीर का सेवन है। हाँ। कुछ नट्स हैं, जैसे कि बात करें सीड्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है। उसके अलावा जैसे कद्दू के सीड्स होते हैं, आप पंपकिन जो है, उसके अलावा आप जो है खरबूजे के सीड्स होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, तिल होता है, काजू होता है। ये कैल्शियम के रिच सोर्स हैं। तो इन चीजों को जो है ना, हमें बिल्कुल इन चीजों का सेवन करना चाहिए। आप कह रहे हैं रिच सोर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया काजू खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तो ये भी आगे निकल के अखरोट होता है, क्योंकि वो दिमाग की शक्ल का बना होता है, तो लोगों को लगता है कि, और ये ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अखरोट का इस्तेमाल करेंगे तो अखरोट खाने से जो है दिमाग मजबूत होगा। लेकिन अब ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अखरोट खाओगे तो वो बीमारी की वजह बन जाएगा।
बिल्कुल नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि वही क्लियर करना चाह रहे थे। बादाम या अखरोट अगर आप खाते हैं तो उससे आप बीमार हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो हैं, ये हमारे नट्स हैं, हमारे जो सीड्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। जो एचडीएल आपने सुना होगा, जब हम टेस्ट करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का, तो उसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल आता है एलडीएल और एक आता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं। तो ये एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, इनको लेने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि बादाम है, आप लीजिए 4 से 5 बादाम है, अखरोट है 1 से 2 ले लीजिए, अंजीर है 1 से 2 ले लीजिए। इनको आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह को खाइए और इनको सुबह छिलका उतार दीजिए उसका, और उसके बाद आप इनको खाएंगे तो ये आपके शरीर में कोई भी बैड इफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको कहूँगा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जैसे मेरे पास कल ही एक ओपीडी में एक पेशेंट आए थे, वो कह रहे कि जी मेरी सेहत नहीं बन रही है, मैं 50-60 बादाम रोज खाता हूँ। अब क्या है ना, वो अति हो गई किसी चीज की। अगर आप अति करेंगे तो वो आपके शरीर में फायदे की बजाय कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही। अति हर चीज की बुरी होती है कहते जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये तो बात हो गई ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। फल सेवन का भी कोई नियम है? फल, कौन सा फल किस वक्त खाना चाहिए या किस फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज उठाया है। असल में क्या है, आजकल हर किसी को लगता है, एक तो ये हो गया कि आपको हर सीजन में हर फल मिलता है। अब ऐसे नहीं कि आपको ऑरेंज है तो ये अब मिलेगा, सेब है उस सीजन में मिलेगा, आप हमेशा आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आयुर्वेद में इसके ये और हो गया है कि ये उस शहर का है, ये उस शहर का है, ये उस शहर का है, तो 12 महीने आप आम भी ले लीजिए, दूसरे फल भी ले लीजिए। तो आयुर्वेद में बताया है कि फलान्यादो समाशनियात दाढ़ी मादिनी बुद्धिमान, मतलब जो फल हैं स्पेशली जो दाढ़ी मादी यानी कि जैसे कि अनार है, अंगूर है, संतरा है, सेब है, पपीता है, इनको आप जो है सुबह खा सकते हैं। अच्छा। जैसे सुबह सुबह सबको होता है ना कि सुबह जब सो के उठे ब्रेकफास्ट में सुबह आप फल खाने चाहिए। सुबह आपने बताया अनार, अंगूर, पपीता, उसके बाद सेब है, और ये चीजें खा सकते हैं के वक्त। जी। फिर बताया बिना मोच फलम तद वर्जनिया च कर्कटी। मोच फलम मतलब केला। अच्छा। आपको केला कभी भी सुबह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ठंडा होता है, शरीर में कफ बढ़ाता है। कर्कटी मतलब खीरा और ककड़ी, वो भी सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए। इनको आप नहीं, आप अगर थोड़ा सा कुछ खा लीजिए उसके बाद आप खा लीजिए तो आपके खाने को पचाने का काम करेंगे। कुछ और चीजों पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे कि कुछ फल और बताए गए हैं, जैसे बताया प्रियाल, जम्बू, बदरी, फलानी। प्रियाल मतलब होती है चिरौंजी, आपने सुना होगा। हाँ, जम्बू मतलब जामुन का फल है। बदरी फलानी यानी कि बेर जो होता है। तिनतीडकम यानी कि इमली जो है, मतलब बहुत गर्म और बहुत ठंडे फल, ये सुबह नहीं खाने चाहिए। जो पहले वाले हैं यानी कि चिरौंजी है, बेर है, और आपका जो हमने बताया है जामुन है, ये सब कफ बढ़ाने वाले हैं, ठंडे फल होते हैं। अच्छा। तो क्लेद करते हैं शरीर में। इमली जो है खट्टी होती है। अगर आप उसको सुबह ही खाएंगे तो वो शरीर में आम बनाएगी, टॉक्सिन बनाएगी। उसके बाद बताया नागरम नारिकेल सारम च, नागरम नारिकेल सारम च, तिल मिश्रम आमरम, मतलब नागरम मतलब होगी सौंठ या अदरक। आपने देखा होगा एक फैशन है, लोग सुबह के जिंजर टी पीते हैं। तो उसको मना किया गया है कि वो बहुत उष्ण होती है, आपको सुबह ही सुबह नहीं पीना चाहिए। वो आपके शरीर में हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये लेमन टी पी सकते हैं, लेकिन उसके भी नियम है। जिंजर टी नहीं पीना चाहिए। अदरक डाल दो यार, बहुत बढ़िया करके अदरक डाल दो, मजा आ जाएगा। हाँ, तो वो चीजें नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद है नारिकेल सारम। लोगों को आदत होती है कि हम सुबह ही सुबह नारियल पानी पी लेते हैं। तो नारिकेल सार बहुत ठंडा होता है नारियल पानी, तो वो भी आपके शरीर में कफ बढ़ाता है, तो नहीं पीना चाहिए। उसके बाद कहा है रंभा फल सामला वर्जयानी सदा प्रभाते, मतलब सुबह के टाइम पे। जैसे रंभा फल तो केला हो गया जिसमें हमने बताया, आमले का आपने सुना होगा। आजकल ना लीवर के लिए एक बहुत ही अच्छा जूस बताया गया है, बहुत अच्छा जूस होता है। उसमें क्या करते हैं, केवल आंवला नहीं, उसमें क्या बीट रूट है, जैसे चुकंदर जो होती है, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, आंवला आपने उसमें डाल लिया, कच्ची हल्दी डाल लिया आपने उसमें, कच्ची हल्दी के साथ थोड़ा सा क्वांटिटी में अदरक डाल लिया,
धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते आपने उसमें डाल लिए और आप उस जूस को बना के सुबह ही पिएंगे तो आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है। हाँ, जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको हीट ज्यादा होती है, जिनको पित्त हार्ट वगैरह बर्न बनता होता है, है, हाँ। तो उसमें अदरक और हल्दी की मात्रा वो कम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन देखो यहाँ पे इस जूस में बहुत सारी चीजों के साथ आंवला आपको लेने के लिए बोला गया है। हाँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आंवला के शॉट्स लेते हैं, सुबह सुबह आंवला ले लिया, तो यहाँ पे ये मना किया गया है कि आंवला अकेला सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए। खाली नहीं लेना चाहिए उसको। जी, आप कुछ हल्का नाश्ता करके ले लीजिए या किसी और चीजों के साथ जो हमने ये बताई कच्चा हैं आंवला उसके साथ। बताया, कच्चा आंवला का तो ये हो गया कि जूस के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें आपने बताई हैं। जैसे आंवले का मुरब्बा भी आता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आंवले से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कैंडी है, हाँ। मुरब्बा है। उसके अलावा एक आंवला की रसायन आता है, वो आंवला के चूर्ण में आंवले के रस की ही भावना देके और वो चूर्ण बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, आपको हमेशा युवा रखने के लिए वो बहुत बढ़िया दवाई है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है डॉक्टर साहब, बड़ा कन्फ्यूज़न है पानी को लेकर। पानी कब पिएं? खाना खाने से पहले पिएं, खाना खाने के बाद पिएं, सुबह उठते ही पिएं, कितनी मात्रा में पिएं? क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जो इसी डॉक्टर लाइन से आते हैं कि भैया एक इंसान को जो है वो दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए और पानी का क्या नियम है आयुर्वेद में? अगर बात करें हम मात्रा की, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है हमारी अग्नि के ऊपर। अच्छा। अगर अग्नि की बात की जाए तो हमारे शरीर में अग्नि को भगवान कहा गया है और उसमें कहा गया है शांते अग्नो म्रियते युक्तम चिरम जीवती अनामया रोगी स्याद विकृते मूलम अग्नि तस्माद निरुच्यते। मतलब जब तक आपकी अग्नि चल रही है, जब तक आपका शरीर चल रहा है, और अगर अग्नि बुझ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीवित नहीं है। ठीक है। तो अगर हम बात करें पानी के नियम की, तो हमें क्वांटिटी तो जितनी हमें प्यास है उसके आधार पे पीना चाहिए। वो प्यास हमारी प्रकृति के अनुसार, हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके अनुसार, हम क्या काम करते हैं उसके अनुसार हो ऐसा सकती कोई है। नियम नहीं है कि 5 लीटर ही पीना है या 7 लीटर पीना है? जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मतलब आपने ये भी एक भ्रांति है। भ्रांति है, और भ्रांति ये बहुत बड़े वाली है जो बहुत सारे रोगों का कारण है। इसलिए हमने ये सवाल पूछा है कि बहुत बड़ी भ्रांति है कि या तो 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए एक इंसान को। तो इस भ्रांति को मैं चाहूंगा वैद्य जी आप बिल्कुल विस्तार से इसे थोड़ा दूर करें। जी, जैसे आपने सुना होगा रोगाः सर्वेपि मंदाग्ने सुतराम उदराणी तू। मतलब सभी रोगों का कारण क्या है? वो अग्नि मांदे है, और स्पेशली जो पेट से संबंधित रोग होते हैं ना, उन सब का कारण अग्नि मांदे है। अब अग्नि मांदे, आप समझिए कहीं अग्नि है, आप उसके ऊपर पानी डालते हैं, चाहे आप ठंडा पानी डालो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं तो सुबह 1 जग गर्म पानी पीता हूँ, चाहे आप गर्म पानी तो डालो तो आग तो बुझ जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी अग्नि के आधार पे पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं उसकी कि खाने के पहले पिए, खाने के बाद में पिए, सुबह पिए, क्या पिए। तो इसके बारे में आयुर्वेद में बताया है अजीर्णे भैषजम वारी। मतलब अगर आपको रात को खाया हुआ खाना सही से पचा नहीं है और सुबह उठ के आपको कुछ और नहीं खाना है, आपको क्या करना है? पानी पीना है। तो उस केस में वो पानी दवाई का काम करता है। जीर्ण ठंडा होगा या गुनगुना या ताज़ा, किस तरह से पानी? ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए, या तो नॉर्मल टेम्परेचर हो या उबाल के रख दीजिए, ठंडा हो जाए तो पानी पी सकते हैं। एल्कलाइन वाटर है वो भी पी सकते हैं आप। तो अजीर्णे भैषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, जब आपका खाना प्रॉपरली पच गया है, मतलब अभी आपने जैसे खाना खाया है 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपका खाना पच गया है, उस टाइम पे अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर में बल बढ़ाता है। भोजने च अमृतम वारी, मतलब खाने के बीच में सिप बाई सिप करके अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो वो अमृत की तरह काम करता है। भोजनांते विषप्रदम, जैसे कि अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो पॉइजन की तरह काम करता है, तो वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो अग्नि को बुझा देता है। पानी के साथ साथ हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, जैसे हम बहुत सारे लिक्विड्स लेते हैं, जैसे दूध है, दूध कब पीना चाहिए, उसके साथ हमें जो है पानी कब पीना चाहिए, मट्ठा कब पीना चाहिए, उसके लिए भी नियम बताए गए हैं। वही सप्लीमेंट्री इसी में क्वेश्चन था, वही मेरा अगला सवाल था। दही का तो आपने जिक्र कर दिया शुरुआत में, दही का आपने नियम भी बता दिया। दूध और छाछ, जी, इसके लिए भी कोई वक्त निर्धारित है कि किस वक्त पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग जो है दूध का इस्तेमाल रात के वक्त ज़्यादा करते हैं कि भैया दूध पी के सो जाते हैं।
असल में क्या है, वो रात को दूध का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भारतवर्ष ऐसा है, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें घर घर में आयुर्वेद पहले से ही अपनाया जाता है। हाँ। हमारे यहाँ दादी नानी इनके नुस्खे हैं, तो वो कोई ऐसे ही ढकोसले नहीं है, उन लोगों को बहुत ज्ञान था पहले आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो वही हैं, जैसे आयुर्वेद में बताया है, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, मतलब खाना खाने के लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद हमें छाछ पीना चाहिए। मतलब खाने के साथ अगर आप छाछ पिएंगे तो वो आपका पेट फुलाएगा। अच्छा। तो इसलिए करना क्या है, आपको लगभग आधे घंटे बाद छाछ पीना है। उस छाछ में आप जैसे भुना हुआ जीरा है, पुदीना है, जैसे सेंधा नमक या काला नमक है, थोड़ा वो डाल सकते हैं, वो रात में पीजिए। इस्तेमाल कर सकते हैं छाछ? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल खाना खाने के बाद, वो भी दोपहर को और ये सुबह के आपने टाइम पे। दोपहर और सुबह का वक्त बताया। जी। उसके बाद वाशरांते पिबेत पयः, जब दिन का अंत होता है यानी कि रात को, दूध का सेवन हमें करना चाहिए क्योंकि वो शरीर को बल भी बढ़ाता है और क्या करता है वो, जिससे अच्छी नींद आए, हमारे शरीर का पोषण करेगा, नींद अच्छी आएगी, माइंड रिलैक्स एक होगा। मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो दूध है, आपने कहा कि रात में दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी जगह पे मैंने कहीं पढ़ा भी और कहीं देखा भी है, इस चीज़ों को कहीं जगह सुना भी है कि रात में दूध पीने से जो है वो हार्ट पे असर होता है और कई बार हार्ट अटैक की जो वजह होता है वो दूध भी बन जाता है। उसका आप ये है उसके बारे में कि आप उसे नियम से नहीं पीते हैं। जैसे क्या करते हैं लोग, आप दिन भर तो अपने काम में व्यस्त हैं, अब काम की वजह से ना तो प्रॉपर खाना खा पाते हैं, टाइम नहीं, अध्यसन करते हैं। जैसे क्या, बीच में थोड़ा सा टाइम मिला, हमने क्या, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया या कुछ हल्का फुल्का बाहर से मंगा के, पूरी पराठे वगैरह ऐसी चीज़ें खा ली। रात को हम घर पे आते हैं, हमने भर के चावल दाल सब चीज़ें हम अच्छे से खाया और हमने उसे टाइम नहीं दिया पचने के लिए, एकदम दूध पी हम लिया। उसके बाद दूध पी लिए एकदम से। तो वो क्या हो गया, जो अध्यसन हो गया, खाना पचानी है और उसके बाद हम तुरंत सो जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम खाने को टाइम नहीं दे रहे हैं पचने के लिए, वैसे तो नियम है कि आयुर्वेद में आपको सूरज के छिपने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, अच्छा। जिससे उसे पचने के लिए टाइम मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, हम तो सो जाते हैं लेकिन हम अपने लीवर को सारी रात के लिए काम पे लगा देते हैं, जिससे हम तो बूढ़े होंगे ही, उसके साथ साथ हमारा जो लीवर है वो हमसे पहले बूढ़ा हो जाता है। खाना उसमें खाने के बाद degeneration आपको आ जाता टहलना है। चाहिए, कुछ वक्त टहलें आप इधर उधर। टहलने के साथ भी नियम है। टहलने के बारे में भी बताया गया है कि शतपाउली एक बोली है आयुर्वेद में, मतलब 100-200 कदम आप चल सकते हैं। ओके। एक वाम कुक्षी में शयन बोला है, मतलब आपको खाना खाने के बाद 5 मिनट लेटे आप, आपको लेफ्ट साइड में करवट लेके थोड़ा लेटना चाहिए। और उसके बाद आपको लगभग 100-200 कदम चलने चाहिए। ये आपके डाइजेशन में बहुत फायदा करते हैं। मतलब खाना खाने के बाद आप पहले लेफ्ट साइड लेट जाएं, लेट जाएं 5 मिनट, फिर 100 से 200 कदम चले। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि खाना खा लिया है कि दिन में टाइम नहीं मिलता कि अब हम वॉक करेंगे फुल स्पीड पे, और वो 1-1 घंटा चलते हैं रात को। तो एक्चुअली ऐसे ही लोग आगे जाके हार्ट पेशेंट बनते हैं और उनको कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आती है, क्योंकि आप अपने हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं। खाना आपका सही से पचा नहीं है, लीवर अभी आपका काम कर रहा है उसको पचाने का, और आपने हार्ट के ऊपर इतना सारा लोड डाल दिया। तो वो चीज़ें अगर आप नियम का पालन करेंगे तो आप इन चीज़ों से ग्रसित कभी नहीं होंगे। कभी नहीं होंगे। सवाल ये भी है डॉक्टर साहब कि जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, वेजिटेबल जूस, जी, बड़ी होड़ लगी हुई है लोगों में वेजिटेबल जूस की, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर ये शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद होता है? देखिए, हमेशा आयुर्वेद में बताया कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर एक पुरुष अलग है। पुरुष से मतलब केवल पुरुष नहीं, यहाँ पे महिलाएं पुरुष को ही पुरुष कहा गया है। मतलब सभी का शरीर अलग है, उनके शरीर का बल भी अलग है, उनकी अग्नि भी अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति से संबंधित जैसे समझिए एक पित्त प्रकृति का आदमी है, पित्त प्रकृति जिसके शरीर में हीट ज़्यादा है, आप देखेंगे उसे भूख बहुत लगती है। तो उस आदमी को, अगर पित्त प्रकृति का आदमी है, आप गर्म चीज़ें खिलाएं, जैसे कि आप सौंठ है उसके खाने में मिर्च मसाले ज़्यादा डालें, आप जैसे जो हल्दी है, कच्ची हल्दी है वो ज़्यादा डालें। जैसे हम जूस बना रहे हैं उसमें हल्दी अदरक वगैरह ऐसी चीज़ें जो पित्त बढ़ाने वाली है, वो चीज़ों का सेवन करें। कुछ लोग होते हैं जैसे पाइनएप्पल का जूस पीते हैं सुबह के टाइम पे, वो भी पित्त बढ़ा देता है। वो इतना पित्त बढ़ाता है कि अगर आप उसे खाली पेट पीते हैं तो आपके स्टमक की म्यूकोसा जो इनर लाइनिंग है उसे पचा देता है, डाइजेस्ट भी करने का काम कर रहा है। तो यानी ये भी भ्रांति है कि पाइनएप्पल का जूस पीने से वेट लूज होता है? वो वेट लूज शुरू में आपको लगेगा क्योंकि वो तो आपके शरीर को ही पचा देगा,
तो इसलिए पाइनएप्पल का जूस आप पी सकते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। कुछ खाने के बाद। तो पित्त प्रकृति वाले हैं वो गर्म चीज़ों का जूस बिल्कुल ना पिएं। कफ प्रकृति वाले हैं जैसे लोग होते हैं, उनकी अग्नि मंद होती है, उनको खांसी जुकाम वगैरह लगातार लगे रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं तो वे लोग अगर क्या करेंगे, जैसे अदरक ज़्यादा भी डाल देंगे, थोड़ा हल्दी ज़्यादा डाल देंगे, बीट रूट है, चुकंदर है, वो चीज़ें ले लेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पित्त प्रकृति वाले हैं जैसे गर्मी के सीजन में वो पेठे का जूस पी सकते हैं। अच्छा। उनके बॉडी को बहुत बढ़िया डिटॉक्स करता है, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव जूस है। एक छोटा सा मेरा सवाल था, मेरे जहन में था, क्योंकि ये पाइनएप्पल का आपने बता ही दिया कि वही वेट लूज़ वो आपको लगता है, लेकिन खाने के बाद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, वेट लूज़ करने के चक्कर में लोग नींबू और शहद और गुनगुना पानी, इन तीनों का मिश्रण मिलाकर पीते हैं, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है या ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए? क्योंकि कई जगह ये भी कहा जाता है कि अगर आप नींबू, शहद और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं वेट लूज़ के लिए, तो वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। देखिए, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, इसके बारे में हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। ये असल में क्या है, ये विरुद्ध आहार है। अच्छा। विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड होते हैं कुछ। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत तरह के शेक आते हैं, बिल्कुल आते पाइनएप्पल मिल्क शेक, जी, आपने आजकल पार्टीज में आपको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मिलेगा। राइट। खट्टी चीज है, उसमें आपने दूध डाल दिया है, तो देखेंगे जनरली खट्टी चीज दूध में डालेंगे तो दूध फट जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम उन चीजों को मिला के उनको खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या करेंगे? जैसे आप देखिए आजकल आपको मिलेंगे कुछ चीजें, जैसे ब्रेड को गर्म करके उसके ऊपर बच्चों को हनी लगा के दे देते हैं खाने के लिए, बिल्कुल। तो वो भी विरुद्ध आहार है। जैसे वो भी हार्मफुल है। जी, हनी चिली पोटैटो बहुत फेमस है बच्चों के बीच में, हनी, उनको बहुत अच्छा लगता है ये, हाँ, लेकिन आप देखिए वहां पे हनी को गर्म किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, शहद ठंडा है। हाँ, ये जो चीजें हैं ये विरुद्ध आहार है जो लंबे टाइम में जाके आपके शरीर के लिए मारक हैं। मतलब आपको ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आपने बात की नींबू की, शहद की और गर्म पानी की। बिल्कुल। तो देखिए नींबू है, आप पानी में डाल के ले सकते हैं, गर्म पानी में भी डाल के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शहद डालते हैं गर्म पानी में तो वो जो शहद की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है, वो गर्म हो जाएगा और वो विरुद्ध आहार की तरह काम करेगा। और विरुद्ध आहार स्पेशली जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप गठिया जिनको है, सोरियासिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये चीजें होती हैं उनके शरीर में लंबे टाइम में, जो लोग ये ऐसे काम करते हैं, विरुद्ध आहार का लंबे टाइम तक सेवन करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा जो पुराने टाइम में थी कि जब भी कोई घर पे आता था तो उसको हमारे यहाँ गाँवों में दूध दिया जाता था। तो दूध क्या है, वो हेल्दी था शरीर के लिए। लेकिन अभी जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे हमारे यहाँ क्या आ गया कि नमकीन देंगे, बिस्किट देंगे, चाय देंगे, तो वहाँ नमक है और दूध की चीज है, वो दोनों एक साथ दे रहे हैं। घर में हम पराठे हैं उनके साथ चाय ले रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं पूरा। तो ये जो अलग अलग तो हैं ही, मतलब ये दोनों के गुण एक दूसरे से अलग हैं, इनकम्पैटिबल हैं, इनको आप एक साथ मिला के नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो ये आपको बहुत हार्मफुल होगा। डॉक्टर साहब, वेजी दर्शक परेशान हो जाएंगे कि अब क्या खाएं, क्या इस्तेमाल करें। नहीं, देखिए आयुर्वेद इसीलिए सबके लिए बताया गया है कि अगर आप नियम पूर्वक करेंगे, दिनचर्या का पालन करेंगे, सही से जो हमें नियम बताएं उनका पालन करेंगे तो आप बीमारी नहीं, मतलब नियमों के हिसाब से चलेंगे तो बीमारी नहीं होगी। जी। चलिए, अब इस पॉडकास्ट मंच पर बात मोहसिन के साथ में चलते चलते एक बड़ा अहम सवाल, और मुझे लगता है कि तमाम दर्शक इसे जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आज का जो दौर है, जिस तरह से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तमाम चीज़ें हैं, खान पान का हम जिक्र ही कर रहे हैं कि खान पान किस तरह का है, तो वैद्य जी आज के इस दौर में हर कोई युवा दिखना चाहता है, जवान दिखना चाहता है, तो क्या आयुर्वेद में इसके लिए भी कोई मंत्र है कि हर आदमी युवा दिखे और जवान दिखे? बहुत बढ़िया टॉपिक आपने ये लिया है। असल में क्या है, ये सभी की इच्छा है कि मेरे बाल अच्छे दिखें, मेरी स्किन अच्छी दिखे, मैं युवा दिखूं। मैं 50 का आदमी है कि मैं 35 का दिखूं, 60 साल का है कि हम करते भी हैं, अपने बालों को कलर कराते हैं कि हम युवा सभी दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। इसमें कुछ बुराई भी नहीं है क्योंकि सभी को अच्छा दिखना भी चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद के मैं आज आपके साथ 5 नियम साझा करता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो 5 नियम अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं और वो उनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो बाहर से युवा नहीं, वो अंदर से भी अपने आप को युवा महसूस करेंगे। जी। तो सबसे पहला नियम होता है सुबह सो के उठने का। आपको आयुर्वेद में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष,
ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज उगने से पहले। सूरज उगने से 90 मिनट पहले आपको सो के उठना है। अगर आप उस टाइम पे उठते हैं, जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देर रात से सोएंगे तो उसकी वजह से उनके शरीर में वायु और पित्त बढ़ते हैं जो बुढ़ापा लाते हैं शरीर में। और कुछ लोग होते हैं कि सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक सो रहे हैं तो वो कफ बढ़ता है उनके शरीर में। अच्छा। तो पहला नियम हो गया ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। उसके बाद दूसरा नियम होता है अभ्यंग और उद्वर्तन। अभ्यंग मतलब हमें आदत होनी चाहिए हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार अपने शरीर में तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, आपकी प्रकृति के अनुसार उससे मालिश करें। अच्छा। आयुर्वेद में बताया है अभ्यंगम माचरेत नित्यम जरा श्रम वातहा दृष्टि प्रसाद पुष्टिर आयु स्वप्न सूत्वक दाढ़े कृत। अभ्यंग माचरेत नित्यम, उन्होंने तो रोज बताया करने को। जरा, जरा मतलब आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसे रोक देता है वो। अच्छा। श्रम मतलब जो आपको टायर्डनेस होती है काम करने की वजह से उसे रोक देता है। दृष्टि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आपका लाइफ स्पैन बढ़ाता है। ठीक है। तो अभ्यंग करें। उसके बाद उद्वर्तन, आपने सुना होगा अब तो क्या है, लोग उबटन लगाते हैं जब शादियां होती हैं। हाँ। कि आपका जो स्किन है उसमें कॉम्प्लेक्शन है उसमें निखार आ जाए। लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि ये भी आपको अभ्यंग के बाद एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो करना चाहिए। अच्छा। उद्वर्तनम कफहरम मेदसो प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। मतलब आपका जो उद्वर्तन है वो कफ का नाश करता है। जो आपके शरीर में फैट बढ़ गया है, जो ओबीस लोग हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, इंचीज लॉस करना चाहते हैं, वो पाउडर मसाज करें। पाउडर किसका, जैसे मसरी की दाल होती है, हाँ जी। त्रिफला का पाउडर होता है, जैसे चने का आटा होता है, उससे मसाज करें। वो फैट को पिघलाने का काम करता है। आपका जो फेस है, आपका शरीर है, उसका कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है। तो 2 चीजें हो गई। पहला सो के उठने का, तो जो आपको ये उत्वर्धन करना है इसमें मसरी की दाल हो सकती है, त्रिफला का हो पाउडर हो सकता है, चने का आटा हो चने सकता का आटा है है। जी। ठीक है। इनसे आप कर सकते हैं इसको। आजकल मार्केट हल्दी से में करते हैं बहुत से लोग। हल्दी भी हो सकती है, हल्दी भी आप उसमें डाल सकते हैं। चंदन भी डाल सकते चंदन भी हो हैं, सकता है। मतलब ऐसी चीजें आप इसमें 3 डाल चीजें ये सकते हो गई हैं। हैं। तो ये 2 चीजें। तीसरी चीज होती है व्यायाम। ये जो एक्सरसाइज है, चाहे तो आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप जिम करें, या आप योगासन करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, जुम्बा, मतलब शरीर एरोबिक्स, को, किसी भी शरीर को हरकत रूप दें। में करें तो आप फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है, लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेदसो क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। मतलब आपके शरीर में लघुता आती है, लाइटनेस आती है, कर्म सामर्थ्य, काम को करने की शक्ति आती है। दीप्तो अग्नि, आपकी जो जाठराग्नि है उसको बढ़ाएगा, तो आपको कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद बताया गया विभक्त घन गात्रत्वम, जो हम जिम में जाके बॉडी बनाने के लिए, अपनी मसल दिखाने के लिए करते हैं ना, तो वही व्यायाम है जिससे हमारा जो शरीर है वो सुडौल और सुंदर दिखता है। ठीक है। चौथी चीज जो इसमें है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक है ऑयल पुलिंग। उसको हम गंडूस या कवल बोलते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग मतलब जैसे किसी को नाक से संबंधित, कान से संबंधित, दांतों से संबंधित, आंखों से, बालों से, या ऊर्ध्वजत्रुगत कंधों से ऊपर के जितने हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उन 5 सेंसेस के अगर हमें फंक्शन प्रॉपर रखने, उनको युवा रखना है और उनको हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर वर्क करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गंडूश या ऑयल पुलिंग। मतलब ऑयल लीजिए, जैसे कि आप नॉर्मली तिल का तेल है, उसको थोड़ा 1-1.5 चम्मच आप गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए और उसको आप मुंह में भर के और उसे होल्ड कर लीजिए 10 मिनट के लिए। अच्छा। या आप उसको जैसे कुल्ला करते हैं मुंह में घुमाइए दोनों तरफ। जैसे गार्गल जैसे करते हैं आराम जी। से। तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी जो टेस्ट बड है जीभ पे वो एक्टिव हो जाती हैं, आपको भूख अच्छी लगती है। आपके आंख, नाक, कान, 5 सेंसेस के फंक्शंस अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पायरिया की प्रॉब्लम होती है, मुंह में से दुर्गंध आती है, तो ऐसे लोग इरी में दादी तेल आता है एक, उससे या त्रिफला के काढ़े से गंडूस कवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है युवा रखने के लिए। सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 3 जगह हमारे शरीर में ऐसी है कि उनको तो हमें हमेशा एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार तो ऑयल जरूर लगाना चाहिए। उनमें सबसे जो 3 चीज़ें हैं वो है शिर श्रवणम पादेशु तम विशेषण शीलियेत। शिर मतलब जो हमारा हेड है, वहाँ पे 5 सेंसेस रहती हैं, उसको उत्तमांग या बॉस कहते हैं सभी हमारे शरीर का। तो वहाँ सारी सेंसेस रहती हैं, तो उनके फंक्शंस को ठीक करने के लिए हमें हेड मसाज करनी चाहिए। ऑयल हम बालों की रूट में लगाएं, उससे हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। ऑयल कोई सा भी हो सकता है?
प्रकृति के अनुसार, जैसे पित्त प्रकृति वाला आदमी जिसको गर्मी ज्यादा लगती है वो नारियल का तेल यूज कर सकता है। ठीक है। बाकी वात और कफ प्रकृति के लोग हैं उन्हें, और जैसे बादाम रोगन है उससे कर सकते हैं, या सरसों का तेल है उससे कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को बालों से संबंधित कोई समस्या है तो वो भृंगराज ऑयल यूज कर सकता है। एक नीली भृंग आदि है, भृंगराज ऑयल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आता है। आपको डैंड्रफ है उसके लिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगा सिर का। उसके बाद आता है श्रवण। श्रवण मतलब हमारे कान। तो कान की जो कर्णपाली होती है आपको इसमें भी मसाज करनी चाहिए, इसमें मसाज करनी चाहिए। उसके अलावा आपको 4-4, 5-5 ड्रॉप हफ्ते में 2-3 बार अपने कान में डालने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? न कर्ण रोगा वातोत्था न मन्या हनुग्रह उच्चेर श्रुति बाधिरियम नित्य कर्ण तर्पणात्। मतलब आपको कान से संबंधित कोई भी रोग, जैसे टिनाइटस, कान में आवाज आती है, ऊंचा सुनने लगता है, बहरापन हो जाता है किसी में, या उसके अलावा भी आपको आंख नाक से संबंधित कोई रोग है, ये रोग नहीं होते हैं। ठीक है। लास्ट हो सिर हो गया, कान हो गया, और लास्ट हो गया हमारे पैर, जो हम बोलते हैं ना, पैरों के तलवों पे मसाज करनी चाहिए। ओके। तो पैरों के तलवों पे मसाज, जैसे हम अगर कोई और ऑयल नहीं है घर पे तो तिल के तेल से मसाज कर सकते हैं। वो क्या करता है, एक तो कुछ लोगों के पैरों में जो है ड्राइनेस बहुत होती है, एड़ियां फट जाती कान में है। भी तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का ही होगा? कान में भी तिल के तेल का, सरसों हो के सकता तेल है, का सब कर सकते हैं आप। पैरों में तिल का तेल अगर ज्यादा बेटर है तो? पैरों में अगर कोई ऑयल आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे एड़ियां फटी रहती हैं, हाँ, तो उसके लिए आप गाय के घी से या एक जात्यादि घृत आता है उससे मसाज कर सकते हैं। जिन बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो गई है, देखा होगा आपने, स्टूडेंट मायोपिया होता है, मतलब बच्चे पढ़ाई करते समय जब पढ़ाई करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी कम होती है, नंबर बढ़ने लगता है, तो उन्हें भी गाय के घी से पैरों के तलवों पे मसाज करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोग होते हैं जिनको जलन होती है पैरों के तलवों में, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑयल बताया गया है, एरंड तेल, जो कैस्टर ऑयल होता है, उसे आप पैरों के तलवों पे और कांसे की कटोरी से, यानी कि ब्रोंज की बनी हुई कोई कटोरी लीजिए और उससे आप घिसिए। आपको देखेंगे आपको बड़े बड़े सेंटर्स पे उसके लिए मशीन मिलेंगी, जबकि ये चीज हमारे यहाँ घरों में पहले होती थी। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो उससे आपकी नींद बहुत अच्छी होती है। तो ये 5 नियम मैंने आपको बताए हैं, युवा और जवान रखें। अगर आपको युवा और जवान रहने की आकांक्षा है, अभिलाषा है, तो आप ये 5 नियम का जरूर पालन करें। डेफिनेटली गारंटी के साथ आप युवा बने रहेंगे। चलिए वैद जी, आप हमारे साथ जुड़े लीडिंग भारत टीवी पर इस खास पॉडकास्ट मंच पर बात मोहसिन के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम फिर भी मिलते रहेंगे और फिर भी इसी तरह से जो तमाम आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य राहुल त्यागी जी, जिन्होंने लीवर से लेकर तमाम अलग अलग बीमारियों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की और बताया कि किस तरह से आयुर्वेद में इन सब का इलाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नियमों का पालन करते हैं, आप नियम से अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात भी वो बता गए हैं कि आप युवा और जवान दिखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। वो 5 नियम आयुर्वेदाचार्य जी ने बताए हैं। तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होंगी। आपको ये पॉडकास्ट में चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी पॉडकास्ट मंच पर बात मोहसिन के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।